गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्मृति। श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो साहसिक कथा पर आधारित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतना रोमांचकारी शैली में लिखा है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के मन में आदि से अंत तक बना रहता है। जो इसका सजीव चित्रण है, जो लेखक की बचपन की यादों का सजीव चित्रण है, वो इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी अपनी जिज्ञासाओं के कारण कितने जोखिम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो शुरू करते हैं हम पाठ स्मृति। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। ये जो पाठ है वो समय 1908 की बात है, मतलब लेखक के बचपन में, और समय क्या है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा मतलब बहुत कड़ी सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। बूंदाबांदी मतलब बारिश की कुछ बूंदें गिरी थी, उससे भी बारिश होने से भी सर्दी का प्रकोप जो था वो तेज हो गया था, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई। इसलिए सर्दी की जो प्रकोप था वो और बढ़ गया था। सायंकाल के 3:30-4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं अपने साथियों के साथ झाड़ियों के बीच से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। अब जब वो बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे तो किसी ने उनको बोला कि तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हें घर बुला रहा है। हम घर को चलने लगे। साथ में छोटा भाई भी था। जो लेखक है वो थे और उनके साथ में उनका छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि भाई साहब मुझे बुला रहे हैं तो शायद किसी अपराध के कारण मुझे बुला रहे होंगे। उस कारण उन्हें डर लग रहा था कि कहीं भाई से मुझे मार ना पड़ जाए, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। समझ में नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो जाए। उन्हें यह डर लग रहा था कि कहीं मैं झाड़ियों से बेर खा रहा था, किसी ने शिकायत कर दी हो, इसी अपराध में मुझे कहीं डांट ना लग जाए, तो वो डरते डरते अपने घर में घुसे। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ, लेकिन जैसे ही आंगन में देखा कि भाई साहब कुछ जरूरी कागज पर लिख रहे हैं तो उनका डर दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक से चिट्ठियाँ निकल जाएं। ये बड़ी ज़रूरी है। जो भाई साहब हैं उन्होंने अपने भाई को किस लिए बुलाया? उनको डाक खाने में चिट्ठियाँ डलवानी थी। कहाँ पर? मक्खनपुर डाक खाने में। और इतनी जल्दी थी उन्हें कि वो चाह रहे थे कि शाम तक चिट्ठियाँ निकल जाए। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। जाड़े के दिन मतलब सर्दी के दिन थे, और सर्दियों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो और हवा का जो प्रकोप था, हवा में जो तेजी थी, उससे भी कपकपी मतलब धूजनी सी कंपन हो रहा था। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मतलब हड्डियों के भीतर भी उनकी ठिठुरन जो थी वो महसूस की जा रही थी। हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। जो लेखक है वो कह रहे हैं हमें इतनी ठंड लग रही थी कि हमने अपनी धोती से, पहले जो पोशाक थी वो धोती कुर्ता ऐसा ही कुछ होता था, तो उन्होंने धोती से अपने कानों को बांध लिया, और माँ ने कुछ चने दिए थे भुनवाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बम्बूल के डंडे में जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जिस समय डंडे का जो मोह है वो आज की राइफल में भी इतना मोह नहीं होगा जितना हमें उस बम्बूल के डंडे से मोह था। मोह मतलब प्रेम था, स्नेह था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि उनका जो डंडा है वो सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था, मतलब उन्हें मार कर उन्होंने उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया था। मक्खनपुर के स्कूल
और गांव के बीच पड़ने वाले आमों के पेड़ से प्रतिवर्ष उससे आम जुड़े जाते थे। जुड़ना मतलब तोड़ना। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जब मैं मक्खनपुर स्कूल में जाता था तो उसी बीच में आमों के पेड़ थे और वहाँ पर हर वर्ष मैं वहाँ के आमों के झुंड से आमों को तोड़ता था। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत हो, क्योंकि वो हर वक्त उनके साथ रहता था तो वो उनका साथी बन चुका था। प्रसन्न वादन, हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वादन मतलब चेहरे पर जो प्रसन्नता, मुस्कुराहट लिए बच्चे जो होते हैं खिलखिलाते हुए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, उसी प्रकार लेखक और उनका भाई भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वह चिट्ठियाँ मक्खनपुर में शाम से पहले डालनी थी। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। उन्होंने जो चिट्ठियाँ थी वो अपनी टोपी के नीचे रख ली क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब जो लेखक है और उनके भाई हैं वो दोनों तेजी से उछलते कूदते हुए कुएं के पास आ गए जहाँ पर एक काला सांप। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। कुआं कैसा था? मिट्टी का था और बहुत गहरा था और उसमें पानी भी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब हमें 2 महीने से जानकारी है कि इस कुएं में सांप गिरा है। बच्चे नटखट ही होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। बानर टोली मतलब ऐसे उछल कूद करते हुए हम स्कूल जाया करते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। मतलब कुएं में पंजों के बल उचक कर झांकने की सूझी। मतलब हम उचकने का मतलब हम उसमें झांक कर देखना चाहते। रोज़ हम स्कूल जाते थे लेकिन एक दिन हमको ऐसा लगा कि हमें इस कुएं में झांकना चाहिए। ये बात कब की है? 2 महीने पुरानी। सबसे पहले उछकने वाला मैं ही था। मतलब सबसे पहले जो झांकने वाला था वो कौन था? लेखक ने झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि उन्हें अपनी प्रतिध्वनि का मतलब कोई शब्द सुनो और उसकी गूंज से वापस उसी प्रकार का शब्द हमारे पास आए, प्रतिध्वनि सुनाई दे। मतलब जो शब्द हम बोलते हैं वापस पहाड़ों से और दीवारों से टकराकर वो शब्द हमें वापस सुनाई दे, ऐसी प्रतिध्वनि उनको सुनने की इच्छा थी और कुएं में ढेला यानी पत्थर फेंकने की भी इच्छा थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही पत्थर फेंका और उन्हें एक फुसकार सुनाई दी, एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिससे वो डर गए थे। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। जो लेखक है वो बता रहे हैं कि हमारी जो वानर टोली थी, हमारे बच्चों की जो टोली थी, उस फुसकार को सुनकर बहुत ज़्यादा चकित हो गई थी, बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। और किस प्रकार हैरान हो गई थी? जैसे कोई हिरन किसी कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है और उछल कूद करता है, उसी प्रकार हम भी उछल कूद करने लगे। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। मतलब पहले तो हम लोग डर गए थे, चकित हो गए थे, उसके बाद विस्मित हो गए थे। चकित होना मतलब परेशान हो जाना। उसके बाद हम सब ने एक एक करके उसमें पत्थर फेंके और उस क्रोधपूर्ण फुसकार को सुनकर हंस रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। अब हमारी ये आदत पड़ गई थी कि हम रोज़ उस कुएं के पास जाते, ढेला फेंकते, फुसकार सुनते और स्कूल चले जाते। सांप से फुसकार करवा लेने में उस समय बड़ा काम समझा जाता था। मतलब अब ये हमारा रोज़ का काम हो गया और हमें ये काम बहुत बड़ा लगता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति मतलब एक इच्छा, मन में किसी प्रकार की जो इच्छा होती है
वो इच्छा जागृत होगी, किसी चीज़ के प्रति जो झुकाव होता है कि वो हमें अपनी ओर खींच रही है। तो वो रोज़ जो स्कूल जाते थे, रोज़ वही काम करते थे, कुएं में ढेला फेंकते और सांप की फुसकार सुनते। तो शाम के समय भी वो जब उस कुएं से निकले, सामने से निकले, तो उन्हें वही इच्छा जागृत हुई जो वो स्कूल जाते समय किया करते थे। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। अब जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मैं कुएं के पीछे पीछे कुएं पे चला और मेरा छोटा भाई भी मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे छोटे मृगशावक, मतलब हिरण के बच्चे की, बड़े हिरण के पीछे छोटा हिरण का बच्चा पीछे पीछे चलता हो। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी? क्योंकि जो लेखक है उसने वो चिट्ठियाँ थी वो टोपी के नीचे रखी थी, क्योंकि उसके कुर्ते में जेब नहीं थी। लेकिन उन्हें रोज़ की आदत थी कि टोपी हटाते और फिर ढेला फेंकते, तो वही उनकी आदत थी। उन्होंने ढेला उठाया, टोपी हाथ से हटाई और ढेला फेंक दिया। लेकिन जैसे ही टोपी हटाई और चिट्ठियाँ जो थी टोपी से नीचे गिर गई। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि सांप ने फुसकार मारी या ढेला उसे लगा नहीं, लेकिन मुझ पर तो क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। जो टोपी के नीचे जो मैंने चिट्ठियाँ रखी थी, जैसे ही मैंने टोपी उठाई और ढेला फेंका, वो जो चिट्ठियाँ थी वो नीचे गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। अचानक कैसा हुआ? जैसे घास चरते हुए हिरण पर किसी ने गोली मारी और उसकी आत्मा निकल गई और वो मर गया, वहीं तड़पड़ा रह जाता हो। उसी भांति वह चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। जैसे किसी घास चरते हुए हिरण की आत्मा निकल जाती है, उसी प्रकार मेरी भी जान निकल गई। कैसे निकल गई? जैसे टोपियाँ चिट्ठी उससे निकली थी, चिट्ठियाँ टोपी से निकली थी, वैसे ही मेरी जान भी निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जैसे चिट्ठियाँ गिरने लगी तो मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वह तो पहुँच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं झटके से उसको पकड़ रहा था, शायद उस घबराहट में मैं शायद कुएं में भी गिर जाता, लेकिन वो चिट्ठियाँ मेरे हाथ में नहीं आई। धन्यवाद।